Hello friends, I am Dr. Shashindra Bhannaria, pediatrician, fine skill mentor and social developmental coach. As a pediatrician, today's my topic is vaccination. तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम बॉर्डर पे अगर जाते हैं तो बॉर्डर पे क्या होता है, बॉर्डर पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है वहाँ पर, वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि बॉर्डर में हमारे यहाँ के जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके हाथ में गन होती है जैसे कि AK-47 एसेट्रा, और उसके बाद में टेररिस्ट होते हैं। तो जो ये टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी, उनको हम बोलते हैं कि वो बीमारी है। और जो हमारे यहाँ के सैनिक होते हैं वो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। और ये पूरा जो सुरक्षा सिस्टम होता है, सुरक्षा तंत्र होता है जो, ये इसको कहते हैं इम्यूनिटी। सुरक्षा तंत्र मतलब क्या होता है कि वहां पर जो बॉर्डर आपने बनाई है वो आपके पास में वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है, हेलीकॉप्टर है। तो ये सब जो चीजें जो आपके पास में इक्विपमेंट जो सब इसमें लड़ाई में आपको लगे हैं, तो ये सभी जो होते हैं ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सुरक्षा तंत्र होता है। तो ये जो सुरक्षा तंत्र होता है इसको हम हमारे वैक्सीनेशन में जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, सुरक्षा तंत्र जितना अच्छा होगा, उतना हम बीमारी से लड़ सकते हैं। तो अब वैक्सीनेशन क्या होता है बेसिकली? तो वैक्सीनेशन मतलब ये समझिए कि ट्रेनिंग, हमारे जो जवान होते हैं उनको अलग अलग लड़ने के लिए अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लेह लद्दाख की बॉर्डर पर हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होगी। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग डिसाइड होती है। जो सीज में होते हैं, मैराइन में होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। सबमरीन में जो रहते हैं हमारे जवान, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर कैसा उन पे अटैक होने वाला है उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वैक्सीनेशन में भी ऐसा ही होता है कि कौन से बीमारी है उसके लिए हमें वैक्सीन रेडी करनी होती है जिससे कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपने देखा होगा, जैसे कि पोलियो की बात करें तो पोलियो में क्या होता है कि पोलियो वायरस होता है। तो पोलियो वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है। तो उसके लिए अटैक अगर उसने करेगा, पोलियो वायरस अगर आपकी बॉडी में, तो उसको लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और उसी के लिए हमें लगाने पड़ते हैं वैक्सीन। और अच्छे से इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा समझिए कि एक बच्चा यदि बाहर पर खेल रहा है और उसे धूल मिट्टी लग रही है, तो धूल मिट्टी लग रही है मतलब कि कौन सा उसको लॉक लग रहा है, मतलब ताले। तो आप समझिए कि उसको एक छोटा ताला है, वो वाला इन्फेक्शन उसको लग रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, उस जैसी की बना लेगी जिससे कि वो ताला खुल सके। ताला खुलने का मतलब ये है कि वो फिर बीमारी जो है वो आपको नहीं लगेगी, वो इन्फेक्शन है वो आपको खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि जवानों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग मैंने बताया था कि अलग अलग जहां पर जवान हैं उन लोगों के लिए अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। वैसे ही वैक्सीनेशन भी होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, एक होता है लाइव वैक्सीन और एक होता है किल्ड वैक्सीन। जैसा कि उनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मतलब एक जिंदा वैक्सीन और एक किल्ड वाले जिसमें मरे हुए जो वायरस या जो भी एंटीजन होते हैं तो वो मरे हुए होते हैं, और एक में मरे हुए नहीं होते हैं लेकिन मरे जैसे होते हैं, मतलब अधमरे भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप उसको ऐसा समझ लीजिए, यदि आपको पता है कि जैसे चाइना और इंडिया, इंडो चाइना जो LAC है, वहां पर जो वहां के जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट बोलना चाहिए, या फिर जो चाइना की आर्मी है और हमारे यहाँ की आर्मी है, इन दोनों के बीच में गन से लड़ाई नहीं होती है या बम से लड़ाई नहीं होती है, इनको हाथ पैर से ही लड़ना होता है। ये LAC का एक स्पेशलाइजेशन है। तो वो एक LAC में अगर इस तरह हमें किसी सैनिक को ट्रेन करना है, तो अगर उसको LAC में भेजना है तो हमें उसे गन की ट्रेनिंग नहीं देनी होगी, हमें उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग डिपेंड करती है। तो वैसे ही वैक्सीन भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वायरस है। जैसे कि अगर मैं पोलियो की बात करूं तो जो OPV होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम 2 ड्रॉप मुंह में डालते हैं, वो लाइव वैक्सीन होता है। लाइव वैक्सीन मतलब ये होता है कि उसमें जो आपका एंटीजन होता है वायरस वो लाइव होता है। अब लाइव का मतलब इतना नहीं हो, ऐसा नहीं होता है कि आपने कि पोलियो वायरस पूरा इतना सारा दे दे कि वो पूरा आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर दे। सिर्फ इतना ही दिया जाता है डोज में कि जिससे कि हमारी बॉडी
उसको पहचान ले कि हाँ ये इस टाइप का भी क्या बोलते हैं दुश्मन हो सकते हैं और उसके लिए हमें एंटीबॉडी बनाना है। तो बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी, ताकि भविष्य में कभी अगर पोलियो वायरस आपको अटैक करे तो आपके पास में बॉडी में पहले ही वो एंटीबॉडी हो और वो उसको मार दे। वैसे ही होती है दूसरी किल्ड वैक्सीन। किल्ड मतलब होता है कि मरे हुए, मतलब अब जो वायरस जो अधमरे नहीं है वो पूरी तरह मरे हुए हैं, तो वो वाले भी क्या बोलते हैं आप, वो वाले वायरस जो रहते हैं अधमरे। और किल्ड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि मरे हुए वायरसेस होते हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो उनका शेप तो वही रहता है, तो इसलिए बॉडी पहचान जाती है और उनके खिलाफ बना लेती है एंटीबॉडी, जिससे कि बाद में यदि लाइव वायरस भी अगर आपकी बॉडी में आए, क्योंकि उसका शेप वही है, तो बॉडी उसको मार देगी। तो ये काम होता है वैक्सीनेशन का, इम्यूनिटी का। अब क्या होता है, कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम वैक्सीन नहीं बना पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसको हम फिर से बॉर्डर पे चलते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि कभी दुश्मन आपको गोली से वार कर रहा है, कभी वो बम फेंक देता है, कभी टैंक से उड़ा देता है, तो वो हर बार अपना ये यहाँ से अपन ट्रेनर भेज रहे हैं गन वाला और वहां से वो बम फेंक दिया तो फिर मर गए। तो मतलब ये कि वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीमारी में जो सामने वाला एंटीजन है वो अपना शेप बदलता है, बार बार अपना शेप बदल देता है, जिससे बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। आपने उसको यदि पहले वाले के हिसाब से वैक्सीन दिया है तो वो फिर शेप चेंज कर लेता है, तो फिर ऐसे में वो उसे पूरी तरह से नहीं मार पाती है या नहीं मार पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि उसके लिए एक बीमारी होती है मलेरिया। मलेरिया की वैक्सीन क्यों नहीं बन पाती है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो एंटीजन होता है, प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया में, वो बार बार अपना शेप चेंज करता है। शेप चेंज करने के कारण हम पर्टिकुलर वैक्सीन उसमें नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसमें बार बार शेप चेंज होता है। हम सिर्फ एक ही जो शेप हमें पता होता है उसके ही हम वैक्सीन बना पाते हैं, ताकि वो उसको पहचान ले और उसे मार दे। लेकिन मलेरिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मलेरिया की वैक्सीन नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके, स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वैक्सीन होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलियो वैक्सीन से। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको ओपीवी बोलते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। तो बच्चा जब जन्म होता है तो उस टाइम पर ये लगती है 3 वैक्सीन। कौन कौन सी होती हैं 3 वैक्सीन? एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी और तीसरा होता है बीसीजी। एक एक करके हम सभी पे डिस्कस करेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे कि आपको पता है, ये नेशनल कैंपेन में भी होता है। जनवरी में और जुलाई में इसके सेशन चलते हैं। पूरे ऑल इंडिया में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों सभी को पोलियो पिलाया जाता है। 2-2 बूंदें इसकी डालनी होती हैं, ओरली दी जाती है, मुंह से पिलानी होती है, तो उससे वो वैक्सीन का काम करती है। फिर आता है नेक्स्ट बीसीजी। बीसीजी कौन सा वैक्सीन होता है? वैक्सीन जो होता है वो लेफ्ट शोल्डर में लगता है। आपने देखा होगा कि जो जितने बड़े लोग हैं उनमें भी ये निशान बड़ों में भी देखने को मिल जाता है। ये सभी जो होते हैं निशान वो वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन के ही होते हैं। बीसीजी बेसिलस टॉगमेट-गुएरिन, ये जो होता है ये इसको कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मल देते हैं इसको। किससे प्रोटेक्ट करता है ये? टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम बोलते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। कब तक लगा सकते हैं? 1 साल तक लगा सकते हैं। यदि जन्म के समय यदि बच्चे को नहीं लग पाया है तो हम उसको अगर कई बार किसी कारण से नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसको जितने जल्दी से जल्दी हो उतना लगा दीजिए। फिर भी यदि और लेट होता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप 1 साल तक में वेट कर सकते हैं। 1 साल का भी बच्चा हो गया तब भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन यदि 1 साल उसका क्रॉस हो गया है बच्चे का, फिर बीसीजी वैक्सीन लगाने का कोई मीनिंग नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस जो कि लिवर में सूजन के लिए होता है, लिवर में सूजन होती है, आपने कई बार सुना होगा हेपेटाइटिस हो गया है। तो ये जो हेपेटाइटिस है, तो इसमें हेपेटाइटिस बी वाला जो फॉर्म होता है वायरस का, उसके खिलाफ जो वैक्सीन होती है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कहाँ पर लगाते हैं इसको? ये बच्चे के थाई में लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, 0.5 ml लगता है। तो ये भी एट द टाइम ऑफ बर्थ लगता है।
तो बर्थ के समय 3 वैक्सीन लगती हैं, एक पोलियो की, बीसीजी की और थर्ड हेपेटाइटिस की। ये नेशनल प्रोग्राम में भी शामिल है, इसलिए इसका मतलब ये है कि यदि गवर्नमेंट, अगर आप पीएचसी सीएचसी में जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये वहां पर फ्री वैक्सीन है। अब बात करते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन की। पेंटावैलेंट इसके नाम से ही लगता है, पेंटा मतलब 5। ये जो होता है पेंटावैलेंट वैक्सीन, ये 5 वैक्सीन का मिश्रण होता है। तो ये 5 वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहला आता है हेपेटाइटिस बी, सेकंड आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्ड आता है डिप्थीरिया, फोर्थ आता है पर्टूसिस और फिफ्थ आता है टिटनेस। तो ये जो होती है पेंटावैलेंट के नाम से, ये नेशनल प्रोग्राम में भी है तो इसलिए ये गवर्नमेंट सप्लाई में भी है, फ्री होती है वहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी प्राइवेट में भी लगती हैं। तो ये जो पेंटा इजी 5 के नाम से प्राइवेट में मिलती हैं और पेंटावैलेंट के नाम से गवर्नमेंट सप्लाई में है। कैसे लगाया जाता है? 0.5 ml लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। नेक्स्ट वैक्सीन आती है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन कब लगती है? ये सिनफ्लोरिस के नाम से भी आती है, जो कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट सप्लाई में भी है। ओके, नेक्स्ट वैक्सीन है रोटावायरस। रोटावायरस वैक्सीन 3 टाइप की होती है, रोटावैक, रोटारिक्स और रोटाटैक। इसमें से जो गवर्नमेंट सप्लाई में है वो है रोटावैक। ये ओरल वैक्सीन है, इसलिए इसके 5 ड्रॉप, जैसे पोलियो के 2 ड्रॉप होते हैं, इसमें रोटावैक के 5 ड्रॉप जो ओरली बच्चों को दिए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रोटावायरस वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये देखना है कि जो रोटा वायरस होता है ये डायरिया कॉज करता है, मेनली 1 साल तक के बच्चों में और 1 से 3 साल तक के बच्चों में, मींस इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में मोस्ट कॉमन कॉज जो डायरिया या दस्त का होता है वो होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस के कारण दस्त होते हैं, तो ये प्रिवेंट करेगा उन डायरिया को। और जितने भी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिशन देखते हो 3 साल तक के बच्चों के, तो उसमें 6 से लेकर 45% तक जो एडमिशन होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो जो होते हैं वो डायरिया के कारण होते हैं। तो डायरिया यदि रोटा वायरस के कारण अगर हुआ है तो उसके लिए हम देते हैं रोटा वायरस वैक्सीन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायरिया होता है उसके और भी कॉज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटा वायरस वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे को कभी डायरिया हो ही ना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि रोटा वायरस के कारण अगर डायरिया हो रहा है तो उससे हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों के कारण तो डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट वैक्सीन है MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला। ये 3 बीमारियों के लिए काम करती है और इसका फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है? 9 मंथ में। ये ऐसी वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। अदर वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है HPV वैक्सीन। HPV क्या होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। HPV वैक्सीन किस चीज के लिए लगाई जाती है? आइए देखते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन या HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन जो होती है ये मेनली फीमेल्स के लिए होती हैं और ये 2 डोजेस में लगाया जाता है। 2 डोजेस में अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो 11 से 13 साल की बच्चियों में इसको लगाया जाता है। क्यों लगाना होता है ये? क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो वुमेंस या फीमेल जो होती हैं इनमें सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर का जो कारण है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए हमको HPV वैक्सीन लगानी होती है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और पंजाब यहाँ पर तो स्कूल में ही 11 से 13 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगा दी जाती है। वैसे इसके आइडियली 2 डोजेज़ लगने होते हैं। एक डोज 11 साल में अगर लग रहा है तो सेकंड डोज 6 महीने बाद या
1 साल बाद सेकेंड डोज इसका लगाया जाता है। नेक्स्ट आती है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं, इनका क्या रोल है और कैसे लगाई जाती हैं, आइए देखते हैं। टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि टाइफाइड से प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन यूज़ की जाती है। तो ये जो वैक्सीन होती है, ये टाइफाइड वैक्सीन, ये नेशनल प्रोग्राम में तो नहीं है, लेकिन इसको IAP में रखा गया है। किल टाइप की वैक्सीन है। इसमें से VI कैप्सूलर होती है, सेकेंड टाइफाइड कंजुगेट होती है और थर्ड लाइव एटीन्यूएटेड TY21A होती है। इसमें से जो मोस्टली यूज़ होती है वो टाइफाइड कंजुगेट होती है। 0.5 ml IM दिया जाता है थाई में। इसका जो फर्स्ट डोज लगता है वो 9 से 12 मंथ में लग जाता है और फिर एक सेकेंड डोज 2 ईयर में लगता है। लेकिन यदि मान लो कि ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आप VI कैप्सूलर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये भी 0.5 ml थाई में लगता है, लेकिन इसका फर्स्ट डोज जो होता है वो 2 साल के बाद लगता है। टाइफाइड वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन ने हमेशा के लिए आपको प्रोटेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो वैक्सीन होती है ये सिर्फ 2 से 3 साल के लिए ही काम करती है। 2 से 3 साल में आपको फिर से रीवैक्सीन करवाना होगा, फिर से वैक्सीनेशन आपको टाइफाइड का करवाना होगा। नेक्स्ट आती है फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन किस चीज़ के लिए काम आती है, कैसे लगाई जाती है, देखते हैं। फ्लू वैक्सीन या फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड भी होती हैं, लाइव वैक्सीन भी होती हैं। नेशनल प्रोग्राम में ये वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये वैक्सीन वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। 3 साल से कम वाले बच्चों को 0.25 ml दी जाती है, जबकि 3 साल से ज़्यादा के बच्चों को 0.5 ml दी जाती है। इंट्रामस्कुलर लगता है ये। 6 महीने से लेकर 9 साल तक में 2 डोजेज़ लगते हैं, 1-1 महीने के अंतर से। अगर बच्चा 9 साल से ऊपर का है तो सिर्फ 1 डोज लगेगा। लेकिन फ्लू वैक्सीन लगाने के बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमेशा के लिए बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लू वैक्सीन यूज़ करते हैं तो आपको हर साल ये वैक्सीन यूज़ करनी होगी। और मेनली जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले 1 डोज़ आपको इसका लगवाना पड़ेगा बच्चे को, तभी ये इफ़ेक्टिव है। नेशनल प्रोग्राम में बात करी थी वो हेपेटाइटिस B वैक्सीन थी। इसके अलावा हेपेटाइटिस A वैक्सीन भी लगती है। ये नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर में लगाए जाते हैं। हेपेटाइटिस A वैक्सीन क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, देखते हैं। हेपेटाइटिस A वैक्सीन, तो ये हेपेटाइटिस A वैक्सीन भी 2 टाइप से है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन भी नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ होती हैं, 0.5 ml दिया जाता है, IM देते हैं और डेल्टॉइड में लगाया जाता है। 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली 2 डोज इसके लगते हैं 6-6 महीने के अंतर से। लेकिन यदि बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो एक बार सेरोनेगेटिव कंफर्म कर लेते हैं, और अगर 13 साल से ऊपर का है तो फिर 1 ml उसको दिया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन आती है जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JE वैक्सीन। ये क्या होती है, देखते हैं। ये वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम में है। 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस लगता है, थाई में लगता है या फिर अपर आर्म में। लेकिन ये सिर्फ एंडेमिक केसेस में ही लगता है। एंडेमिक केसेस मतलब कौन कौन से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम और कर्नाटक, यहाँ पर ये वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। इसका फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ में लगता है, जबकि सेकेंड डोज जो है वो 18 मंथ में लगता है। नेक्स्ट वैक्सीन आती है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कैसे लगाई जाती है। ये जो वैक्सीन होती है वो नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगाई जाती है। इसका फुल डिटेल आइए देखते हैं। जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन होता है, बेसिकली ये मेनिंजाइटिस में यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेन में जो बहुत सारी परतें होती हैं उनमें यदि सूजन हो जाए तो उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं।
मेनिंगोकोकल वैक्सीन दो टाइप से हैं, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और क्वाड्रावैलेंट कंजुगेट वैक्सीन। जो क्वाड्रावैलेंट कंजुगेट वैक्सीन है उसको इंडिया में लाइसेंस नहीं है मिला है, तो इसलिए अपने यहाँ पर जो यूज़ होती है वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन यूज़ होती है। ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो होती है ये नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगाई जाती है। इसका डोज होता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। कब देते हैं? 2 साल से ज़्यादा की एज में देते हैं फर्स्ट डोज, और 4 साल के बाद में सेकेंड डोज इसका रिपीट करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर आउटब्रेक हो गया है तो 3 मंथ से ज़्यादा में इसको दिया जाता है। निजेरिया मेनिंजाइटिस जो रहता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है 30 से 40% केसेस में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करने के लिए बच्चों में। अब बात करते हैं येलो फीवर वैक्सीन की। सभी को लगाने के लिए ज़रूरी है या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं। येलो फीवर वैक्सीन जो होता है ये सभी को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर येलो फीवर ज़्यादा होता है, जैसे कि अफ्रीका है, साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, तो जब भी आप यहाँ पर जाएं उससे 10 दिन पहले ही आपको ये वैक्सीन लगानी होती है। 0.5 ml लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है, थाई में लगता है। और जब भी ये वैक्सीन लगेगी उसके बाद 10 साल के तक के लिए ये रहती है। 10 साल के बाद में आपको फिर से इसे रीवैक्सीनेट करना होगा। नेक्स्ट आती है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन क्यों यूज होती है? अधिकतर आपने देखा होगा जो कुत्ते काटते हैं, डॉग काट लेते हैं, कैट काट लेती हैं, तो उनके कारण जो वैक्सीन रिकमेंडेड होती है वो रेबीज वैक्सीन होती है। इनका क्या शेड्यूल होता है, कितने इंटरवल में इसको दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, आइए देखते हैं। रेबीज वैक्सीन ये मॉडर्न टिश्यू कल्चर वैक्सीन होती है। ये भी इंट्रामस्कुलर लगती है, 1 ml लगती है, या इंट्राडर्मल भी लगती है डेल्टाइड या थाई में। नेशनल प्रोग्राम में नहीं है। आपने अगर डॉगी पाल रखा है या कैट है तो उससे पहले ही, रेबीज से होने से पहले ही आपको ये वैक्सीन लगवा लेना होता है, जिसको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो इसमें 3 टाइप से होता है। प्री एक्सपोजर है कि पोस्ट एक्सपोजर है, मतलब आपने कुत्ता पाला है घर पे और उसके पहले ही आप वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं, या फिर जब कुत्ते ने काट ही लिया है आपको और उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर प्री एक्सपोजर की बात करें, मतलब आप डॉगी पालने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ही वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को, तो 0 डेज़ में, 7 डेज़ में और 21 या 28 डेज़ में 3rd डोज, ऐसे टोटल 3 डोज लगते हैं। और हर 1 साल के बाद में बूस्टर डोज लगाया जाता है। फिर उसके बाद हर 5 साल में बूस्टर डोज लगता है। अगर इंट्राडर्मल की बात कर रहे हैं तो आपको हर साल लगवाना होगा। नेक्स्ट वैक्सीन आती है वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन कब यूज होती है और किस एज ग्रुप में यूज होती है, आइए देखते हैं। वेरिसेला वैक्सीन 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगता है। ये नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगता है। प्रेफरेबली ये 15 से 18 मंथ के बच्चों में लगता है और 2 डोजेज़ लगते हैं, और सेकंड डोज इसका 4 से 6 साल में इसको लगाया जाता है। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट में आता है, जहां पर इंजेक्शन हम लगाते हैं वहां पर बच्चे को दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? आखिर ये अगर हो गया है तो हमें उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम गीला कपड़ा लेंगे और वहां पर उसको लगाएंगे जहां पर इंजेक्शन लगाएं। आप चाहें तो बर्फ का पानी का भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बच्चों में फीवर भी देखने को मिल जाता है, तो यदि फीवर मिलता है तो आप उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। प्लेन पैरासीटामोल भी काफ़ी होती है छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा यदि बच्चा 6 मंथ तक का है तो उसको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। अगर बड़ा बच्चा है तो जूस दीजिए, उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। जितना हाइड्रेटेड रहेगा उतना उसको पेन कम होगा। थोड़े बड़े बच्चों में टायर्डनेस, हेडेक, डिजीनेस, अनवेलनेस, ये सब भी देखने को मिलता है। ये कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बाकी अगर ऐसा बोलें कि वैक्सीन के कारण कोई सीरियसली रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको अपने बच्चे के लिए वैक्सीनेशन को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शशिंद्र भंडारिया, पीडियाट्रिशियन, फाइन स्किल मेंटर एंड सोशल डेवलपमेंटल कोच। अभी मानसून आ गया है, पानी गिरता है, कई बार बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, पानी गिरने लगा, या फिर उसके जो फादर हैं वो घर पर नहीं हैं, तो अभी डॉक्टर के पास में कैसे ले जाएं। नाइट बहुत ज्यादा हो गई है, कोई कन्वेंस नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम कई बार आप ये फेस करनी पड़ती है पेरेंट्स को कि उनका जो बच्चा है उसको अभी कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ऐसा घर में कुछ मेडिसिन नहीं है जिससे हम उसको टेम्परेरी रिलीफ दे दें, फिर उसके बाद में हम डॉक्टर के पास में चले जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है 6 मंथ से कम के बच्चों की बात करता हूं मैं। एक ड्रॉप होता है नेजो क्लियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। नेजो क्लियर क्या होता है? नेजल सलाइन होता है। कब यूज करना चाहिए? नेजल सलाइन का जो यूज होता है ये नोज में डालने के लिए होता है। 1 ड्रॉप इसमें राइट नॉस्ट्रिल में, 1 ड्रॉप लेफ्ट नॉस्ट्रिल में। ये कब करना है आपको? जब बच्चा सो जाए उस टाइम पे डालना है। रोज डालना है क्या? नहीं, रोज इसको डेली यूज नहीं करने का है। कब यूज होता है? जब बच्चे का नोज बंद हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पता कैसे चलेगा कि बच्चे का नोज बंद हो गया? ओके, वेरी सिंपल। जब बच्चा फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करेगा, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, भूखा रहेगा बच्चा, क्राई करेगा। जैसे ही भूखा रहेगा बच्चा क्राई करेगा, आप उसको ब्रेस्ट फीड कराओगे, वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करेगा। अब क्राई कर रहा है बच्चा, ब्रेस्ट फीड नहीं, क्यों नहीं कर रहा है ब्रेस्ट फीड? उसका सिंपल है कि अगर आपने उसका नोज बंद रहेगा, अब आप उसको फीड कराओगे तो ना वो सांस कैसे लेगा, ना तो वो नोज से ले पाएगा, ना तो मुंह से ले पाएगा, तो बच्चा फिर इसलिए क्राई नहीं करता है। उसके लिए फीड से ज्यादा जरूरी है एयर, सांस उसको लेना जरूरी है, इसलिए वो फीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब नोज उसका बंद है, एक कारण ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही एक रीजन होगा कि नोज बंद है तभी वो क्राई कर रहा है, लेकिन उसमें से एक रीजन ये भी होता है। अगर आपके पास में नेजो क्लियर ड्रॉप हो, 1 ड्रॉप दोनों नोज में डालना है। डालने के बाद में क्या करना है? आपको थोड़ा सा मसाज करना है। इस टाइप से आप देखिए यहाँ, फिर इस टाइप से मसाज करना है और बच्चे को लेटरल सुला देना है। ऐसे सीधे ना सुला के, बच्चा लेटरल अगर आप सुलाएंगे तो उससे उसका नोज जो है वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद वो फीड बराबर ले लेगा। ये अगर ऐसा नाइट में ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर मॉर्निंग में अगर उसको ज्यादा कफ कोल्ड भी हो गया है तो फिर आप डॉक्टर को जाकर दिखा दीजिए। तो नेजो क्लियर ड्रॉप कितना यूज करना है? तो आप ऐसा देखिए, यदि 6 मंथ से कम का बच्चा है तो 1 ड्रॉप यूज करिए। 6 मंथ से अगर ऊपर का, 6 मंथ या उससे ऊपर का बच्चा है तो 2 ड्रॉप यूज करिए दोनों नोज में, और उसके बाद मसाज जरूर उसको करिएगा। नेक्स्ट आता है कॉलिकैट ड्रॉप। ये भी मोस्टली पेरेंट्स के पास में होता है, बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। क्या होता है कॉलिकैट? गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा हो, गैस बन रहा हो, पेट फूलता हो बच्चे का, पेट दुखता है, इन सभी में कॉलिकैट काम करता है। यदि 6 मंथ से कम का बच्चा है, ओनली ब्रेस्ट फीड पर है, तो सबसे पहले आप ये करिए, उसको जब भी फीड कराते हैं उसको बर्पिंग जरूर कराइए। मतलब उसको ऐसा रखिए कंधे पे, उसको थपथपाइए। कितने देर रखना है? कम से कम आधे घंटे। आधे घंटे अगर आप उसको थपथपाएंगे तो उसको जो है रिलीफ मिलता है। तो यदि फीडिंग के बाद 15 मिनट ऑलरेडी हो गए, 15 से 20 मिनट, तो आप उसको प्रोन पोजीशन में, मतलब कि बच्चे को उल्टा लेटा दीजिए, उससे भी रिलीफ मिलता है। फिर भी यदि नहीं उसको रिलीफ मिल रहा है, तब आप ये कॉलिकैट जो है उसको यूज कर सकते हैं। कितना देना चाहिए? तो कॉलिकैट जो है मेडिसिन है, फिर भी मैं एक आपको अप्रोक्स आइडिया बताता हूं, जिससे आपको एक इमरजेंसी में अगर ऐसा हो कि आप डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा पा रहे हैं और अभी देना हो तो आप दे सकते हैं। तो आप इसका समझिए, अगर 6 मंथ से कम का बच्चा है और ये प्रॉब्लम हो रहा है तो 7 ड्रॉप देना पड़ेगा आपको। 7 ड्रॉप देना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इतना लंबा वेट आपको नहीं कराइए। फिर भी अगर इसका आप डोजिंग की बात करें तो आप 3 टाइम तो एटलीस्ट उसको देना होगा आपको 7 ड्रॉप। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे अगर हैं तो उनको आपको देना है 15 ड्रॉप या 0.5 ml।
या तो हर 6 घंटे में देना है या 8 घंटे में भी दे सकती हो। नेक्स्ट आता है 1 साल से ऊपर। 1 साल के ऊपर के अगर बच्चे हैं तो उनको अप्रोक्स आप 1 ml दे सकते हो। 1 ml हर 6 घंटे में और 8 घंटे में। उनके लिए भी मेरा सेम कहना है, यदि आपने 3-4 बार दे चुके हैं उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो दूसरे कारण हो सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो एक बार डॉक्टर को विजिट कराइए। लेकिन 80% केसेस में आपको रिलीफ मिलेगा, इसलिए इस ड्रॉप को आपको साथ में रखना जरूरी है। सबसे मोस्ट कॉमन फीवर तो आते हैं बच्चों को, तो फिर उस समय भी पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और होना भी चाहिए कि बच्चे को फीवर आ जाता है तो बच्चे के कारण पेरेंट्स भी नहीं सो पाते हैं और बहुत बेचैन होते हैं। नाइट में यदि आ गया तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइट में उस टाइम पे मैंने बताया कि कई बार जा नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास तक, तो हम सोचते हैं कि सुबह तक मॉर्निंग तक में इसको कुछ रिलीफ मिल जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए ड्रॉप आता है जो अभी सबसे अच्छा और बेस्ट चलता है, ड्रॉप कैलपॉल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैलपॉल से ही फीवर ठीक होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही यूज हो रहा है अभी, और मैं यूज करता हूँ बेसिकली, तो मैं तो कैलपॉल ही यूज कर रहा हूँ। ये वाला ड्रॉप जो होता है वो फीवर के लिए होता है। आपको एक थर्मामीटर भी रखना जरूरी है। डिजिटल थर्मामीटर आप जरूर रखिए। डिजिटल थर्मामीटर से आप उसको टेम्परेचर जरूर देखिए। कई बार बच्चा गर्म होता है लेकिन उसको फीवर नहीं होता है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देखेंगे। यदि 100 टेम्परेचर या उससे ऊपर आता है तो आपको ये ड्रॉप यूज करना है। कितना देना चाहिए, फिर बात आती है डोज की। तो ये भी मेडिसिन है, ये पैरासीटामोल है इसमें कंटेंट, तो ये बहुत, इसको डोज जो होता है इसका मायने रखता है, क्योंकि हाई ज्यादा डोज बहुत दिनों तक देने से प्रॉब्लम होती है। आपको बहुत दिन वेट नहीं करना है, उसको सिर्फ आपको वो रात निकालने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, या फिर आपके पास में जब तक कन्विंस नहीं हो जाता है डॉक्टर के पास तक जाने तक का, तब तक के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो आप उसको कितना देंगे? आपका अगर न्यूबॉर्न बेबी है, 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, उसका वेट जो होगा अप्रोक्स 2.534 kg इतना ही होगा। अगर उसका वेट है तो आप उसको 0.5 ml दीजिए। 0.5 ml या 10 ड्रॉप आप उसको देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5 to 6 मंथ की। यदि 5-6 मंथ की बात करते हैं, उसका वेट अप्रोक्स 5 kg 6 kg इतना होगा, तो 5-6-7 kg तक हो सकता है। तो इसके लिए आपको अगर उसका 6 kg वेट है, 6 to 7 kg है, तो लगभग 0.9 से 1 ml तक आप उसको दे सकते हैं। कितने ड्यूरेशन में देना है, तो इसको भी आप 6 आवरली 8 आवरली दे सकते हैं। हर 6 घंटे में और हर 8 घंटे में देना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि फीवर नॉर्मली है और इनसे अगर ठीक हो गया है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये देंगे, फीवर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि उसको इन्फेक्शन है किसी न किसी चीज का। अगर ऐसा इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर के पास में जाना है, और वो आपको एंटीबायोटिक भी उसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि उसका इन्फेक्शन दूर हो और फीवर पूरी तरह से फिर जाए। फिर आता है विटामिन D3 ड्रॉप। ये भी बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा हुआ उससे लेकर 1 साल तक उसको विटामिन D3 भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और मल्टीविटामिन चाहिए। क्योंकि विटामिन D3 क्यों जरूरी है? विटामिन D3 हमको पता है कि विटामिन D3 हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, तो उसके लिए जब मॉर्निंग होती है, जैसे ही सनराइज होता है, उस टाइम पे हमें आधे घंटे के लिए बच्चे को बाहर घुमाना है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें मोस्टली बच्चे अंदर ही होते हैं, तो इसलिए उनको अलग से हमें विटामिन D3 देना होता है। कितना देना है, फिर वही बात आती है कितना देना है। तो वैसे अलग अलग कंपनी जो होती है, ब्रांड होती है, उसमें अलग अलग कंटेंट जो उनकी क्वांटिटी रहती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए मैं जो अभी बताऊंगा आपको, ये सैनोफी कंपनी का डी प्यूरा के बारे में बताता हूँ, जो इसमें होता है 0.5 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट। 1 साल से कम का बच्चा है तो आप 0.5 ml OD मतलब रोज दिन में 1 बार उसको दे सकते हैं। ये मेंटेनेंस डोज है। विटामिन D3 के लिए मेरा ये भी कहना है, यदि उसको विटामिन D की डेफिशिएंसी ही हो गई है तो फिर उसका जो ये डोज है ये और हाई होगा। वो उसके लिए आपको एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखाना होगा, वो उसको देखेंगे, जरूरी पड़ेगा तो एक्सरे भी कराएंगे। मैं जो बता रहा हूँ आपको मेंटेनेंस डोज बता रहा हूँ सभी के लिए, जो नॉर्मली हमें देना है, बच्चा हेल्दी है तब भी देना है। इसके बाद आता है मल्टीविटामिन ड्रॉप। मल्टीविटामिन ड्रॉप की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पर होता है तो मदर मिल्क से उसको बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन ये सब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो B कॉम्प्लेक्स होते हैं ये उतने नहीं मिल पाते हैं जितना उसको
ज़रूरी होता है, इसलिए अलग से मल्टीविटामिन ड्रॉप भी उसको देना होता है। लेकिन मल्टीविटामिन ड्रॉप के लिए भी एक बार अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं, उनको आपने दिखाया है, क्लिनिकली भी कई बार डिफर करता है ये सब चीज़ें, तो एक बार अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है, उनको लगेगा तो वो आपको मल्टीविटामिन ड्रॉप देंगे। अदरवाइज विटामिन D3 तो आप उसको दे ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके टीथिंग के लिए भी अच्छा है और दूसरा बोन के लिए भी अच्छा है। फिर आता है कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ये डस्टिंग पाउडर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि रैसेस हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रैसेस हो जाते हैं, बच्चे में रेड 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 रेड। आप उसके बेड में डस्टिंग पाउडर ये डाल दीजिए, तो उससे उसके रैसेस जो है कम है, या फिर बॉडी में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके फेस पे ये पाउडर आप ट्राई नहीं करिए, सिर्फ बॉडी के लिए अच्छा है, फेस पे लगाना ठीक नहीं होगा। फिर आती है डायपर सेफ क्रीम। अब अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, डायपर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो डायपर ज़्यादा यूज़ होने से क्या होता है कि जो जितना जेनिटल एरिया है उसका वो पूरा रेडिश हो जाता है। तो रेडिश हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये रेडिश क्यों हुआ। बेसिकली वो डायपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वो रेड हो जाता है। तो आप इसको अगर सुबह शाम अगर लगाएंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्रीम भी लगाते जा रहे हैं और डायपर भी उसको पहना रहे हैं। डायपर का जरूरत जितना है उतना ही उसको यूज़ करिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो ही यूज़ करिए। अदरवाइज डायपर का मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसका डायपर का 24 आवर्स उसको यूज़ मत करिए। हाँ, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, यदि नाइट में बच्चा बार बार यदि उठता है सिर्फ इसलिए कि उसने टॉयलेट कर लिया है, तो फिर आप नाइट में प्रेफर करिए कि उसको डायपर पे रखें, पूरा डे टाइम उसको डायपर पे मत रखिए। लेकिन यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ सिचुएशन अगर है तो आप डायपर यूज करिए, अदरवाइज डायपर का यूज नहीं करिए, तो अपने आप रेसेस जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार रेसेस हो गए हैं तो फिर ये डायपर सेफ क्रीम आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि उसके रेसेस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिर आता है लैक्टोकेलामाइन लोशन। लैक्टोकेलामाइन लोशन जो होता है ये क्या है कि जैसे मान लो ये उसको सूदिंग इफेक्ट देता है। कई बार मॉस्किटो ने काट लिया बच्चे को, तो फिर या फिर उसको कहीं पर मैक्यूल्स हो गया है, तो उस टाइम पे आप अगर उसको लगाएंगे तो उसको जल्दी उससे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि जैसे मान लो मच्छर ने काट दिया तो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है छोटे बच्चों की, तो वो कई बार फ्लेयर अप भी हो जाता है, जहाँ पर काटा है वो और रेडिश हो जाता है उसमें, और कई बार पस भी बन जाता है, इतना तक भी बिगड़ जाता है वो। तो बेटर है कि जब भी जहाँ पर भी मॉस्किटो उसको बाइट किया तो उस पर आप वहाँ पर लगा दें तो भी अच्छा है। और अगर ड्राई स्किन है तब भी लैक्टोकेलामाइन तो बेस्ट है बच्चों के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 6 महीने तक के बच्चों के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना है, ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ नहीं देना है। हाँ, अगर आपकी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है तो आप वो मेडिसिन उसको दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम तक। फिर इसके बाद मैंने बताया था विटामिन D3, ये आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इसके बाद उसको कुछ नहीं देना है, इवन उसको वाटर भी नहीं देना है, वाटर नहीं देनी है, कोई गुटी नहीं देनी है, ग्राइप वाटर आते हैं ये सब भी नहीं देना है। तो ये अननेसेसरी इनको नहीं देना है। और जितनी मैंने मेडिसिन बताई हैं ये डेली देने की नहीं है। उसमें से बच्चा रो रहा है तो बच्चे के रोने के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा कि बच्चे क्यों रोते हैं। तो बच्चे के रोने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप वो कॉलिक एडी उसको डेली पिला रहे हैं, जब जरूरत है तभी देने का है। फीवर का भी ऐसा ही है, जब फीवर आता है तभी देना है, लेकिन यदि बार बार फीवर आता है तो डॉक्टर को दिखाना है। और नेजो क्लियर ड्रॉप का भी ऐसा ही है, जब उसका नोज बंद हो तभी उसका यूज करना है, अदरवाइज। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।